Hello everyone, welcome to my UPSC. UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको। आज का जो टॉपिक है, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यह आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप लोग सपोर्ट कम ही कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जनरल स्टडीज और जो आपका ऑप्शनल पेपर है, दोनों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, उससे आपको रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे, सोल्व टेस्ट मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट जो रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं उनका लिंक मिल जाएगा। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है, आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स का पहले ये था कि आपको करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके यूपीएचईएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो करवाए जाएं। फिर बाद में लगा कि अगर टॉपिक करवाएंगे उसके बजाय क्यों ना आपको ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं वो करवाए जाएं, ताकि आपको वो टॉपिक्स में भी सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ही आपको करवाया जाएगा। तो वही है आज का। और देखिए इसके और भी कई पार्ट आएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वगैरह पर प्रेस करके रखिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये 2-3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे, करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं छूटेगा। और इसको पढ़ने के बाद आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। लेट्स बिगिन। हाल ही में लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? यह है डाक कर्मयोगी पोर्टल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डाक कर्मयोगी पोर्टल, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो डाक कर्मयोगी पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया। ये जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय, उसने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? संचार मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दूसरा, ये किस मिशन के अकॉर्डिंग ये लॉन्च किया है? जो मिशन कर्मयोगी है, मिशन है एक मिशन कर्मयोगी, उसके दृष्टिकोण से ये इसको लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है जैसा पूछा गया है, तो इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण एरियाज है उनमें जो लगभग 4 लाख जो डाक सेवक हैं उनको ट्रेन करना, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए ये डाक कर्मयोगी लॉन्च किया है। हाल ही खबरों में रहा हर्मिट क्या है? हर्मिट, ये पहले सुना होगा आपने, एक पेगासस से भी ज़्यादा डेंजर है ये, ऐसा कहा जाता है। हर्मिट ये स्पाईवेयर है। क्या है? स्पाईवेयर है ये। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली है जो आईफोन और जो एंड्रॉयड है इनमें ये इसकी कई स्पाईवेयर में ये मिला है। और कहाँ पे? ये जो इटली और कजाकिस्तान, वहाँ पे ये चर्चा में रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप, हर्मिट स्पाईवेयर है ये। हाल ही खबरों में रही रैंप योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? देखिए ये जो रैंप स्कीम है ये क्या है? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ये है रैंप योजना, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। तो जो उद्यमी भारत कार्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया था। MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 आपने पढ़ा होगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम,
उसमें शुभारंभ किया था इसका। ये किसने मंत्रालय से है? एमएसएमई मंत्रालय से है, जो सूक्ष्म लघु उद्योग। भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है? भारत में अभी पहला जो राज्य बन गया है हर घर जल प्रमाणित, वो है गोवा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये किसके तहत इसको प्रमाणित किया गया है? जो जल जीवन मिशन था। जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने? 2019 में। और इसका जल जीवन मिशन है, उसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में है जो पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध करवाना। ये जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। अगर गोवा के अलावा राज्य नहीं पूछा जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश है जो दादर नागर हवेली और दमन दीव। दादर नागर हवेली और दमन दीव ये भी हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश ये हैं, ये बन गए। और इसके लिए आपको पता है अलग से मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में लॉन्च किए गए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर का नाम क्या है? जो ये मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप है, इसको जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस का लॉन्च किया है, इसके फीचर वो उसका नाम क्या है? देखिए, ये केंद्रीय जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मिनिस्ट्री है, उसने इसको लॉन्च किया है। और इसमें जो असिस्टेंस है वो किसका है? जो मत्स्य विकास बोर्ड है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, उसका। और इसका जो मार्केट प्लेस फीचर का नाम है वो है एक्वा बाजार। एक्वा बाजार इसके मार्केट प्लेस के फीचर का नाम है। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? अभी रिसेंटली है जो घोषणा की है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की है, छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। और ये इसका शुभारंभ कब किया जाएगा? इसका शुभारंभ किया जाएगा 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के मौके पे इसका शुभारंभ किया जाएगा। ये लगभग 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे इसमें। और क्वेश्चन आए तो ये ध्यान में रखिएगा, पहला जो छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा पार्क है ग्रामीण आजीविका पार्क, वो कौन सा है? उस पार्क का नाम रखा है गांधी ग्राम। गांधी ग्राम उस पार्क का नाम रखा है। ग्रामीण औद्योगिक ग्रामीण आजीविका पार्क है, उसका नाम रखा है गांधी ग्राम। वो पहला पार्क है। यह है छत्तीसगढ़ में कांकेर डिस्ट्रिक्ट में, जो कांकेर जिला है छत्तीसगढ़ का, उसमें है ये गांधी ग्राम। कुछ भी मिस नहीं करना है इसमें से। किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? ये जो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स है, ये उनके लिए की है जो वंचित बच्चे हैं, जिनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना है एजुकेशन से, उसके तहत ये विद्यारथ स्कूल शुरू किया। इसमें 10 महीने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को है जो, और 10 महीने के बाद बच्चों की शिक्षा की जो सामान्य प्रणाली है उसमें जोड़ दिया जाएगा। इसमें इनको मुफ्त में है जो लंच वगैरह, ड्रेस, स्कूल की जो बुक्स वगैरह है वो सब इसमें दी जाएगी। ये लॉन्च की है असम गवर्नमेंट ने, असम सरकार ने ये लॉन्च की है, ध्यान में रखना है। किस सीमा तक कृषि ऋण के लिए 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता स्वीकृत की गई है? ये भी आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन इसमें से मिस नहीं करना है। अभी ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में ये जो कैबिनेट है इसने इसको अप्रूवल दी है कि 1.5% प्रतिवर्ष की जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, ब्याज सहायता, उसको मंजूरी दी है एग्रीकल्चर एरियाज में, ताकि वहाँ पे जो पर्याप्त मात्रा में है ऋण का जो प्रवाह सुनिश्चित हो सके, इसके लिए ये किया है। इसमें 3 लाख रुपए तक 3 लाख रुपीज़ तक
ये स्वीकृति दी गई है। ये 1.5% और 3 लाख दोनों ही याद रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? यह अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस हुई है। इसका जो आयोजन हुआ है ये न्यू दिल्ली में हुआ है, नई दिल्ली में। कितने शहरों ने हाल ही में खुद को अभी अगस्त तक की बात कर रहे हैं, आगे कोई अपडेट होगी तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज में आपको बता दिया जाएगा या वैसे बता दिया जाएगा। ये कितने शहरों ने सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है? ये मामला जो है जो आवास और शहरी मंत्रालय का है। अभी तक 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? ये ध्यान रखना है, पहले 2 वर्षों में शुरू के 1000 डेज। जो हमारे राष्ट्रपति थे कलाम साहब, वो कहते थे कि अगर आप किसी अच्छी संगत में 1000 दिन तक बच्चे को रखते हो तो फिर उसको कहीं भी छोड़ दो, उस पर कीचड़ नहीं लगता है, बच्चा कितनी बुरी संगत में रहे उस पर असर नहीं होगा। तो ये गवर्नमेंट ने शुरू किया है, इसका नाम है पालन 1000। ये इस अभियान का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, पालन 1000। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की है? ये टर्म ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये ड्रोन से रिलेटेड, ये भी पूछा जा सकता है। ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो है किस से रिलेटेड है? तो ये ड्रोन से रिलेटेड है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है, अरुणाचल प्रदेश की। इसमें एक और क्वेश्चन जो बनता है, ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो ड्रोन सेवा है, ये इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन कर रहा है? इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट ये कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो विश्व आर्थिक मंच है, वो इसमें इसके सहयोग से हो रहा है। ये हाल ही में लॉन्च किया गया मंथन प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? मंथन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये शुरू किया है पीएसए ने। पीएसए क्या है? ये जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो एडवाइजर है भारत सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइजर है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, उनके ऑफिस से ये शुरू किया गया है मंथन। ये मंथन मंच के इन्होंने शुरुआत की है। गवर्नमेंट भारत सरकार का नहीं है, ये भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है उनके कार्यालय का है। इसका टारगेट क्या है? इसका जो एम है, मेन उद्देश्य इसका, भारत में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव, नवाचार, एक तरीके से रिसर्च और जो इनोवेशन है, रिसर्च और जो इनोवेशन है साइंस टेक्नोलॉजी में, उसको बढ़ावा देना है, लोगों तक पहुंचाना है, समझाना है। मंथन। जुलाई 2022 में भारत की थोक मुद्रास्फीति कितनी है? होलसेल इन्फ्लेशन जुलाई 2022 में, देखिए जनवरी जुलाई इनका अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हम इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, आपको भी ध्यान में रखना है। 13.93% है ये, और ये इसलिए भी है क्योंकि ये पहले ज़्यादा थी, जुलाई में कम हो गई। कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, ये लागू करता है? इसमें क्या है, देखिए जो SC ST या जो इसमें EWS OBC वगैरह जो इसमें दिव्यांग विकलांग, इनके लिए है ये। इसमें क्या किया जाता है, जो मुफ्त में कोचिंग दी जाती है, जो प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है उनके थ्रू बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मुफ्त में कोचिंग दी जाती है। इसमें पहले सीटें कम थी, अब ये सीटें बढ़ा के और 15,000 कर दी है। ये जो योजना है ये राजस्थान सरकार की है, राजस्थान गवर्नमेंट की है।
अनुप्रति योजना। चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का नाम क्या है? ये फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है और ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से शुरू की है। ये शुरू की है DIAL, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से शुरू की है और ये इस प्रणाली का जो नाम है वो है डिजी यात्रा। डिजी यात्रा इसका नाम है, ध्यान में रखना आप। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कौन से स्थल पे किया गया है? ये जो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो है ये काफ़ी चर्चा में है। देखिए इसका फाइनल हो गया है कि अब ये कहाँ पे होगा। अभी जो इसका एडिशन होगा नेक्स्ट वो होगा 23rd एडिशन, और ये 23rd एडिशन कब होगा? नेक्स्ट ईयर Feb 2023 में, 2023 फरवरी में होगा ये। और कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में आयोजन होगा इसका। नोट कर लीजिएगा आप, ये ध्यान रखिएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? अभी जो 75th एनिवर्सरी गई है इंडिपेंडेंस की, उसके लेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें ये शुरू नहीं किया हो 75 को लेके। आपने देखा होगा लास्ट एक वीडियो जो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें अभी गवर्नमेंट जो टोटल भारत में हमारे हो चुकी है रामसर साइट्स, वो 75 रामसर साइट हैं, उनका बारे में वीडियो बनाया है, तो वो देख लीजिएगा आप। उसका लिंक कहीं मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको जरूर देखिएगा। उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75, ये जो स्माइल 75 है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है। किसकी है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। स्माइल का इसमें मीनिंग क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। किसके लिए है ये स्माइल 75? जो लोग भीख मांगने का काम करते हैं उनके लिए शुरू की है। 75 नगर निगम में 75 नगर निगम्स की पहचान की है और उनमें जो काम भीख मांगने के काम में लगे हुए हैं ऐसे व्यक्तियों को उनका पुनर्वास होगा। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? ये जो उदार शक्ति है ये शुरू हुआ था 2018 से, 2018 से ये में पहली बार ये द्विपक्षीय वायुसेना का ये अभ्यास है, शुरू हुआ था। दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच में यह अभ्यास होता है। इस बार जो इसकी मेजबानी कर रहे हैं वो है मलेशिया। मलेशिया इसकी मेजबानी कर रहे हैं। ये किसके बीच में है? मलेशिया और भारत के बीच में है, वायुसेनाओं का है। जुलाई 2022 में दर्ज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति कितनी है? जुलाई में जो CPI है, मुद्रास्फीति कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखिए पहली बात तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए CPI कौन जारी करता है? CPI जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है वो जारी करता है। और ये जुलाई में ये थी 6.71%। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने DST स्टार्टअप उत्सव का आयोजन किया है? DST स्टार्टअप उत्सव है, इसका आयोजन 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में भी किया है और ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसने ये आयोजन किया था।
अगस्त मलाई हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है, किस राज्य में? जो अगस्त मलाई हाथी रिजर्व है, अब ये फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व, पांचवा ये हाथी रिजर्व बन चुका है तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व अगस्त मलाई हाथी रिजर्व। भारत में टोटल कितने हाथी रिजर्व हैं, ये क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में। तो 31 हाथी रिजर्व हैं भारत में। देखिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी कंटिन्यूटी, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कौन सी संस्था भारत में डिजिटल उधार गतिविधियों को नियंत्रित करती है? जो डिजिटल उधार की जो गतिविधियाँ हैं उनके लिए जो भी नियामक ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए जो डायरेक्शंस, जो रूल रेगुलेशन, दिशा निर्देश जारी करते हैं, वो काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का काम है जो डिजिटल उधार गतिविधि है उनको मॉनिटर कंट्रोल करने का। ट्रांस हिमालयी मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, ये टर्म ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालयी मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन से देश जुड़े हैं? देखिए अमेरिका और चाइना क्या है, ये अपने वर्चस्व के वजह से बाकी जो छोटे देश हैं उनको ख़त्म सा कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी को बहुत नीचे ले गए हैं। श्रीलंका देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश की भी इकोनॉमी पे फर्क पड़ा है, नेपाल के हालात देख लो, और यूक्रेन देख लो, अभी ताइवान में शुरू हो गया है। तो ये सब ये लोग कर रहे हैं। अभी इसी को लेकर चाइना है ये शुरू किया है ट्रांस हिमालयी मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। ये दूसरे देशों में प्रॉब्लम क्रिएट इसीलिए करते हैं ताकि इनके इंटरनल प्रॉब्लम दिखे नहीं, पता नहीं चले और क्रिएट भी ना हो। कभी नहीं सुना होगा चाइना में कुछ इंटरनल हो रहा है या अमेरिका में कोई कभी कभार कुछ हो जाए, बाकी नहीं होता बाकी देशों के जितना। ये शुरू किया है चाइना ने, चाइना और नेपाल। इसमें क्या है, चाइना है जो नेपाल के साथ सीमा पार रेलवे के लिए एक स्टडी कर रहा है और इसका फाइनेंस करने पे सपोर्ट हो गया है चाइना। और सीधा कहें तो ये किसका पार्ट बनेगा? अब ये BRI जो चाइना का प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका हिस्सा है ये। जब चाइना पाकिस्तान में फ्लॉप हो गया, उसका जो पोर्ट इनिशिएटिव था उसमें इतनी कोई सक्सेस नहीं मिली उसको, तो अब ये यहाँ शुरू किया है इसने नेपाल में। श्रीलंका में नहीं हुआ, पाकिस्तान में नहीं हुआ, तब वो नेपाल में ट्राई कर रहा है। बांग्लादेश ने उसको अभी तक इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी पाकिस्तान और श्रीलंका ने दी थी। किस संस्था ने वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क लॉन्च किया है? ये स्पार्क क्या है? इसमें एक वर्चुअल स्पेस है, इसमें स्पेस संग्रहालय, लॉन्च वाहन या उपग्रह या जो वैज्ञानिक मिशन है, उसके साथ साथ जो अंतरिक्ष के क्षेत्र से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, वो सारे इसमें हैं। और ये किसने लॉन्च किया? अभी ये लॉन्च किया है एस सोमनाथ। देखिए मैं इसलिए बताता हूँ ये सब ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए। एस सोमनाथ कौन है? एस सोमनाथ है ये इसरो के चेयरमैन है। सो ये किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसी के तहत ये लॉन्च किया था। अटल पेंशन योजना के नियमों में हालिया परिवर्तनों के अनुसार लाभार्थियों को किस श्रेणी से बाहर रखा गया है? अटल पेंशन योजना में अभी क्या किया है गवर्नमेंट ने, जो ये लागू भी हो जाएगा अक्टूबर 1 2022 से लागू हो जाएगा ये। इसमें क्या है कि जो भी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो इनकम टैक्स देते हैं वो इस पेंशन में शामिल होने के लिए एलिजिबल नहीं है। क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखिएगा। जो आयकर दाता हैं, जो अभी हैं या पहले रहे हों, पहले भी अगर किसी ने इनकम टैक्स दिया है तो भी इससे बाहर है वो। हाल ही में खबरों में रहा निपम किस क्षेत्र से संबंधित है? निपम
देखिए नीपम क्या है, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, ये है नीपम, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन। ये ध्यान में रखना है आपको, ये जो बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड है। इसमें क्या करना था नीपम में, इस प्रोग्राम में लगभग 10 लाख लोगों को, 10 लाख स्टूडेंट्स को, 10 लाख छात्रों को इसमें ट्रेनिंग देने का टारगेट था। किसके लिए? जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसके लिए जागरूकता फैलाना, या जो भी एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है वो प्रोग्राम था। और वो कब तक पूरा करना था? 31 जुलाई तक पूरा करना था। 31 जुलाई 2022 तक नहीं, इसको 31 जुलाई 2022 को पूरा कर लिया गया है। इसको पूरा करने की जो डेट थी वो 15 अगस्त थी। 15 अगस्त तक इसको पूरा करना था, लेकिन ये 31 जुलाई को ही पूरा कर लिया गया है, इसका जो टारगेट था। नीपम, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए, जो पूरा एक तरीके से बना के लेके आते हैं, इसको कई बार फिल्टर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिया और वो बन गया, ले आते हैं आपके सामने। कई बार इसको फिल्टर करके फिर लेके आता हूँ ताकि आपके लिए यूजफुल रहे। इससे मियाँ के जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? इससे मियाँ के ये एक जापानीज डिजाइनर है, जापानीज डिजाइनर है ये। अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि इनका जो मेन प्रोडक्ट था वो क्या था? एप्पल आईफोन, सुना होगा आपने एप्पल। उसके लिए जो एक काला टर्टल नेक बना रखा है इन्होंने, वो काला टर्टल नेक है वो इन्होंने ही डिजाइन किया था। इससे मियाके ने, जो एप्पल में देखते होंगे आप एक ब्लैक सा टर्टल नेक, वो इन्होंने ही डिजाइन किया था। स्टीव जॉब्स की कंपनी जो एप्पल है उसमें। जापान के थे। किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है? नेथन्ना बीमा जो योजना है यह अभी रिसेंटली बुनकरों के लिए शुरू की है। इसमें दुर्घटना में जो डेथ हो जाएगी उसके लिए 5 लाख का दुर्घटना बीमा है। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डेला लीजियन डी होनूर, सेवेलियर डेला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो आपको ये ध्यान रखना है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सेवेलियर डेला लीजियन डी होनूर। और ये किसको मिला है अभी रिसेंटली? ये कोई इंडियन राजनेता है, इनको मिला है। वो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर। ये शशि थरूर साहब को मिला है, फ्रांस ने दिया है। और इसकी स्थापना किसने की थी? ये जो अवार्ड है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी 1802 में इसकी स्थापना की थी नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने इसकी स्थापना की थी। कहीं से भी पूछ लीजिए, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ये आपकी मेहनत होनी चाहिए इसके पीछे। ओएनडीसी ने संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए किस नियामक निकाय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ओएनडीसी क्या है पहले तो हमें ये देखना है। यह है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो एक एमओयू हुआ है अभी समझौता। इसके तहत जो एमएसएमई है उसको ये ओएनडीसी प्रोटोकॉल पर मास्टर क्लास सेशन या जो भी इनके प्रोडक्ट है उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। सो ये ओएनडीसी ने सिडबी के साथ ये एमओयू साइन किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ये अभी किया है अगस्त में ही। जो कैबिनेट है उसने ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन, इसको
आगे तक कर दिया है। देखिए पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कब शुरू हुई थी ये स्कीम। ये स्कीम शुरू हुई थी जून में, जून 2015 में शुरू की थी ये स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसमें जो भी पात्र हैं उनको पक्के घर उपलब्ध करवाने का इसमें टारगेट है। अब इसको बढ़ा के और दिसंबर तक कर दिया है, दिसंबर 2024 तक इसको जारी रखने की कैबिनेट ने जो मंजूरी दे दी है। तो ये ध्यान रखना है, ज़रूरी है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पहले इसका जो लिमिट वो था टाइम इसका मार्च 2022 तक था, अब इसको दिसंबर 2024 तक कर दिया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? ओएनडीसी ने तो अभी हमने देखा कि सिडबी के साथ एग्रीमेंट किया है, लेकिन ओएनडीसी में शामिल और एक कंपनी हो गई है उसके बाद से, और वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ओएनडीसी में शामिल होने वाली पहली ग्लोबल बिग टेक कंपनी है। हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी है? मनीषा कल्याण है, देखिए मनीषा कल्याण और सुनील क्षेत्री ये जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ने अभी रिसेंटली फुटबॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था इनको। मनीषा कल्याण को मिला था इसमें महिला कैटेगरी में, और जो सुनील क्षेत्री है जो राष्ट्रीय कैप्टन भी है इसके फुटबॉल में, उनको मेल कैटेगरी में मिला था। ये ध्यान रखना है। मनीषा को लास्ट सीजन में भी महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, और इस बार फुटबॉलर ऑफ द अवार्ड मिला है। ये फुटबॉल से जुड़ी हुई है, फुटबॉल के खेल से जुड़ी हुई है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ये जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया जाता है ये। और इसकी शुरुआत कहाँ पे, हमारे देश में इसकी शुरुआत कब से हुई है? ये 2015 से भारत में भी मनाया जाता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेशन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? ये जो 44th चेस ओलंपियाड हुआ है इसमें ओपनिंग जो सेशन था उसी में गोल्ड मेडल जीता, ये उज्बेकिस्तान ने जीता है। किसने? उज्बेकिस्तान ने जीता है। किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल प्लांट विकसित किया है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? दूसरी पीढ़ी, ये सेकंड जनरेशन का इथेनॉल प्लांट है, इसको विकसित किया गया है। ये IOCL ने किया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। इसमें 900 करोड़ रुपए की लागत से, अधिक की लागत से विकसित किया है इसको। और इसमें लगभग हर साल 2 लाख टन चावल के भूसे का उपयोग किया जाएगा, और लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल इससे प्रोडक्शन होगा इथेनॉल का। इसका उद्घाटन किया था अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने। कहाँ पे किया था ये भी पूछा जा सकता है। इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन ये हरियाणा में किया था। हरियाणा में कहाँ पे किया था? हरियाणा में ये पानीपत में किया था। हरियाणा के पानीपत में इथेनॉल प्लांट सेकंड जनरेशन का। किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन एथेकॉन कार्यक्रम शुरू किया है? जो हिम ड्रोन एथेकॉन कार्यक्रम है ये शुरू किया है भारतीय सेना ने शुरू किया है। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया नाम क्या रखा है? जो अभी रिसेंटली जो केंद्र सरकार है उसने लोअर हाउस लोकसभा में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पास किया है ये। और इसमें इसका अब जो नाम बदल दिया है,
अब इसको क्या है, एक शहर स्तर से, नई दिल्ली नाम से ये लगता है ये सिटी सेंट्रिक है, एक शहर के दायरे से के बजाय अब इसको कर दिया है एक कंट्री के दायरे में कर दिया है इसको। तो अब इसका नाम कर दिया है इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ध्यान रखना आपको, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। हाल ही में खबरों में रहे वी प्रणव किस खेल से जुड़े हुए हैं? वी प्रणव है, ये रिसेंटली अभी 75th ग्रैंड मास्टर बने हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं और ये चर्चा में है क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली लिम्पेडिया ओपन जीता है। लिम्पेडिया ओपन जीता है, कहाँ पे जीता है ये लिम्पेडिया ओपन? रोमानिया में, रोमानिया में जीता है इन्होंने। और ये चेन्नई के हैं और शतरंज के खिलाड़ी है ये। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिसेंटली ये इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ये चेनाब ब्रिज है, चेनाब ब्रिज है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज स्टील आर्क का ये बन के तैयार हुआ है और इसके बारे में टेस्ट सीरीज में बताया है। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A शामिल करने के लिए संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? अभी रिसेंटली जो YSRCP के एक जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने ये 3A जोड़ने के लिए पेश किया है। और इससे क्या होगा कि वो चाहते हैं कि राज्य में जो आंध्र सरकार है, ये आंध्र प्रदेश है, वहाँ पे जो राज्य सरकार है वो चाहती है कि वहाँ पे 3 कैपिटल्स हो, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। इसके लिए ये बिल उन्हीं की पार्टी के एक सांसद ने पेश किया। वो चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हो। जब से तेलंगाना बना है उसके बाद से चल ही रहा है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अभी हुई है ये जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी बैठक हुई है और ये 7th बैठक हुई थी। ध्यान रखिएगा 7वीं मीटिंग थी ये, 7वीं। इसकी जो अध्यक्षता है वो खुद प्राइम मिनिस्टर करते हैं क्योंकि नीति आयोग है वो एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और उसके चेयरपर्सन है जो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। किस राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? देखिए इलेक्शन के टाइम पे या अभी जो यूपी गवर्नमेंट है वो उनका टारगेट है कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की उसको $1 ट्रिलियन तक ले जाने का है, $1 ट्रिलियन तक ले जाने का उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये टारगेट है। इसके लिए उन्होंने ये कंपनी है डेलॉयट इंडिया जो क्या करेगी, ये हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश में जितने भी सेक्टर है, जितने एरिया फील्ड हैं उनका अध्ययन करके और फ्यूचर के लिए क्या कार्य योजना होगी वो बनाएगी, जिससे ये उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य को ये अचीव कर सके। इस पे इनका जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने ये डेलॉयट इंडिया के साथ एक MOU किया है और इनको नियुक्त किया है। हाल ही खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? डोनी पोलो एयरपोर्ट है ये तीसरा हवाई अड्डा है इस स्टेट का, अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ईटानगर, उसका ये एकमात्र पहला एयरपोर्ट है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में 2 एयरपोर्ट और है, पासीघाट और तेजू। कौन से हैं? पासीघाट और तेजू, ये 2 एयरपोर्ट और है। इसके बाद ये तीसरा होगा। जो डोनी पोलो है इसमें डोनी का अर्थ क्या होता है? ये जो डोनी है इस डोनी का मतलब होता है सूर्य, और जो ये पोलो है इस पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा। ये 2 एयरपोर्ट और है, पासीघाट और तेजू। कौन से हैं? पासीघाट और तेजू, ये 2 एयरपोर्ट और है। इसके बाद ये तीसरा होगा। जो डोनी पोलो है इसमें डोनी का अर्थ क्या होता है? ये जो डोनी है इस डोनी का मतलब होता है सूर्य, और जो ये पोलो है इस पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा। ये
नॉलेज में रखना आपको। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अभी रिसेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट थे, इनसे पहले एम वेंकैया नायडू जी, उनका टेन्योर पूरा हो रहा था। अब उनकी जगह 14वें जो उपराष्ट्रपति हैं ये बने हैं जगदीप धनखड़ जी। ये जगदीप धनखड़ बने हैं 14वें राष्ट्रपति। इन्होंने है जो इनके जो ओपोनेंट थी मार्गरेट अल्वा, उनको हरा के ये इलेक्ट हुए हैं। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। ये वैसे जनता दल गवर्नमेंट के टाइम पे जो संसदीय मामलों के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, जैसे अभी प्रहलाद जोशी है वैसे ये रह चुके हैं पहले। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? युद्ध अभ्यास है, ये कब शुरू हुआ था? 2016 में, 2016 में ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी युद्ध अभ्यास नाम की, जून में 2000 में। और अब ये जो शुरू होगी ये होगी अक्टूबर 2022 में। इसको ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड में होगी, ओली उत्तराखंड में है। होगी कहाँ पे होगी? उत्तराखंड के ओली में होगी। इससे पहले कब हुई थी? इससे पहले ये देखिए शुरू हुई थी जून 2016 से। अब कहाँ होगी? उत्तराखंड के ओली में होगी अक्टूबर 2022 में। युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ पे हुआ था? युद्ध अभ्यास 2021 हुआ था अक्टूबर 2021 में। ये यूएसए में हुआ था, अलास्का में। कहाँ पे हुआ था? अलास्का में, अमेरिका में। किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है? ये अभी रिसेंटली आर्म कोर सेंटर, और ये लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लेजर निर्देशित, इसका परीक्षण किया है DRDO ने। DRDO ने इसका भी किया है। कहाँ पे किया है DRDO ने इसका? महाराष्ट्र में। अर्जुन टैंक से किया था इसका। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का क्या नाम है? देखिए ये इसरो ने लॉन्च किया था 75 ग्रामीण स्कूल और 750 ये गर्ल्स, इन्होंने ये तैयार किया है। और इसका नाम है, ये रॉकेट था क्यूब सेट, आज़ादी सेट। इसका नाम ध्यान रखना आपको, आज़ादी सेट। अगस्त 2022 मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट क्या है? देखिए इसको आपको रेगुलर अपडेट रहना है, अदरवाइज टेस्ट सीरीज में तो हम पुराना क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद नए में इसको चेंज करके अपडेट करते हैं, नोट्स वगैरह में भी करवाएंगे। जो रेपो रेट है ये है 5.4%। RBI के गवर्नर कौन है ये ध्यान में होगा आपको, शशिकांत दास हैं। इनकी अध्यक्षता में मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है, उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने अभी जब ये डिसीजन हुआ। किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? ये चाइना ने किया है। जब से ये अमेरिकन जो स्पीकर है अमेरिका के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, इनकी ताइवान की जो यात्रा उसके बाद से ये चाइना है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को और लड़ाकू जो जेट वगैरह है जो युद्धपोत हैं उनको दाग रहा है यहाँ पे। और अब जापानीज पार्लियामेंट्रियन और वहाँ पे आ चुके हैं, तो ये बढ़ेगा। किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया? राज्य की है, खगोलीय वेधशाला है, और यूनेस्को की जो संकटग्रस्त वेधशाला है उनकी सूची में कि भाई ये संकट में है। तो ये काम हुआ है संकट में। जो LS कॉलेज है, LS कॉलेज
मुजफ्फरपुर में है ये, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, इसको शामिल किया गया है। और ये कहाँ पे है? ये है बिहार में। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने आईटी और आईटी प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये लार्सन एंड ट्यूब्रो, जिसको LNT भी बोलते हैं, LNT, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ये स्थापित करेगा आईटी पार्क। इसके लिए अभी जो इनका एग्रीमेंट हुआ है, ये हुआ है गुजरात गवर्नमेंट के साथ। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? ये सबसे बड़ा जो तैरता सोलर ऊर्जा संयंत्र है, ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है। कहाँ पे? खंडवा में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। कौन देख रहा है इसको? रिन्यूएबल जो एनर्जी मिनिस्ट्री है वो। आयकर विभाग के टिन प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? ये टिन ओ नहीं है, ये है टिन 2.0। तो जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का टिन 2.0 प्लेटफॉर्म है, इस पर खुद का पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को लिस्टेड करने वाला जो भारत का पहला बैंक बन गया है, वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक। इसमें क्या करेगा ये फेडरल बैंक? जो इनकम टैक्स का पोर्टल है, वहाँ पे आप UPI, पेटीएम और जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनके से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट, डेबिट, NEFT या RTGS, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटी वहीं देगा। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? दुनिया में अगर आतंकवाद से सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो या तो इंडिया है या इजराइल है। अमेरिका वगैरह तो अब होने लगे हैं, हमारे यहाँ शुरू से ही चल रहा है ये। भारत 2022 के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसका आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है, ये कर रहा है भारत। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये कब होगा? अक्टूबर 2022 में। और भारत का ये टेन्योर कब खत्म हो जाएगा? अभी कर रहा है भारत, ये टेन्योर हो जाएगा भारत का दिसंबर में। इस साल ही दिसंबर में भारत का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। 2 साल के लिए जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, उसका निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य है भारत। परमानेंट मेंबरशिप अभी मिला नहीं है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण योजना को लागू करता है? ये जो WCD मिनिस्ट्री है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये इस योजना को लागू करता है। अभी ये लागू किया है इसका 2.0, इसलिए चर्चा में है। और ये किसकी उससे किया है? जो 15th फाइनेंस कमीशन है, उसके मंजूरी के बाद किया है इसको वापस से। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC, जो हाल ही खबरों में था, किस क्षेत्र से संबंधित है? शब्द है ये जो NDC है, इसके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। किससे? क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। इसमें आपने पढ़ा होगा 2030 तक
कितना कम करना है, जो इसका घरेलू उत्पादन की जो उत्सर्जन इसकी डेंसिटी है उसको 45% तक कम करना है। और जो ये गैर जीवाश्म या फॉसिल फ्यूल वगैरह है उसको 50% तक करना है। किस राज्य ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट चिराग योजना शुरू की है? ये ध्यान रखना, चिराग योजना ये कौन से राज्य में शुरू की है? ये जो चिराग योजना है इसका मतलब नाम से पता चल गया होगा, घर का चिराग। तो ये जो निजी स्कूल है उसमें मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाए बच्चों को। और कौन से बच्चे? जो EWS कैटेगरी में आते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जिनकी माता पिता की आय 1.8 लाख वार्षिक से कम है, वे निजी स्कूलों में दाखिला ले सकते हैं। और ये शुरू किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, चिराग योजना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, प्राइवेट स्कूलों के लिए भी है ये। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य और कुंतनकुल पक्षी अभ्यारण्य जिन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया था, ये किस राज्य में? मैंने जैसा बताया आपको कि अब 75 रामसर साइट्स हो गई है। पहले 5 ऐड हुई और फिर 11 ऐड हुई और ये 75 हो गई। देखिए 49 साइट्स शायद अभी 2022 में या इस गवर्नमेंट के टेन्योर में कुछ ऐड हुई है, ऐसा है। तो इनको जरूर पढ़िएगा, मैंने उस लेक्चर में अच्छे से करवाया है आपको। ये जो शुरू किया है ये किस राज्य में है? ये जो घोषित किया है ये है तमिलनाडु में। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट भी है तमिलनाडु में। और उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 14 तमिलनाडु में, यूपी में 10 है। हाल ही खबरों में रही राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? ये खबरों में क्यों है राखीगढ़ी? क्योंकि इसको नेशनल इम्पोर्टेंस का टैग मिल गया है। नेशनल इम्पोर्टेंस का टैग मिल गया है राखीगढ़ी को। राखीगढ़ी है हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और जो और स्थल है जिनकी बात करें तो जैसे दिल्ली में अनंगताल है, या आंध्र प्रदेश का चिंताकुंटा है जहाँ रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, या हिमाचल प्रदेश में जो कालेश्वर महादेव मंदिर है। इस तरीके से अभी राखीगढ़ी साइट को जो 5 प्रतिष्ठित स्थल है उनमें से ये भी एक है, 5 को मिला था राखीगढ़ी, ये नेशनल इम्पोर्टेंस टैग मिल गया है। देखिए टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप बहुत से देख रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज का इतना रखते हैं, बाकी का जो है नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।